तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मौत मौत में भी फर्क होता है, आमतौर पर जिंदगी में भी और कानून के पन्नों में भी। एक कोई किसी की जान ले ले सीधे इंटेंशन से तो वो कत्ल है, मर्डर है, आईपीसी के सेक्शन 302 है और उसमें सीधे सजाए मौत या फिर उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट है। एक सामने वाला किसी को यूं ही मार रहा हो और वो मर जाए तो वो भी मौत है, लेकिन कहते हैं कि इरादा नहीं था तो गैर इरादतन कत्ल है। उसमें उम्र कैद से लेकर 10 साल की सज़ा है, मौत की सज़ा नहीं है। अब सुनने में तो अच्छा लगता है कि गैर इरादतन हत्या है, उम्र कैद से लेकर 10 साल तक की सज़ा है, इसमें सख्त है कानून 304 में, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। आज की पूरी कहानी सुनाऊं, 3 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। 10 जनवरी 1999 इस केस को मैंने खुद कवर किया था और कहानी इसकी मैंने आपको सुना चुका हूं। आप इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। BMW हिट एंड रन केस, दिल्ली का ये बहुत ही फेमस केस था। उस वक्त के जो नेवी के अपने नौसेना के प्रमुख थे मिस्टर एस नंदा, उनके पोते संजीव नंदा दिल्ली की सड़क पर सुबह करीब 4:30 बजे BMW कार अपनी तेज़ रफ्तार में भगा रहे थे, नशे की हालत में थे और फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को कुचल दिया। 6 लोगों की जान गई। बड़ा ये मामला सुर्खियों में रहा। फिर इस केस में क्या क्या हुआ, आपने बहुत सारी चीज़ें, एक जॉली LLB फिल्म आई थी उसमें भी देखा होगा कैसे BMW कार से पहले ट्रक बनी। वो तो अच्छा हुआ ट्रेन या प्लेन नहीं, बस से लेके क्या क्या ड्राइवर तक बदले गए। फिर शोर शराबा हुआ, दिल्ली पुलिस में उंगली उठी, 304 तब लगाया गया, गैर इरादतन हत्या। लोगों को लगा कि अब इंसाफ होगा, लेकिन आपको पता नहीं कितनों को पता है, 6 लोगों को अपनी गाड़ी के पहियों तले कुचल कर मार देने यानी उनकी जान लेने के एवज में संजीव नंदा को सुप्रीम कोर्ट से, इस देश की सबसे बड़ी अदालत से 2 साल की सज़ा हुई थी, सिर्फ 2 साल की। और वो भी उन्हें कहा गया कि आप जाकर कुछ सोशल वर्क करो। फाइन चुके अमीर घराने से तो 50-55 लाख रुपए शायद जुर्माना भी था, लेकिन सज़ा 2 साल की हुई। 6 लोगों को कुचलकर मारने की 304 जिस पर लगाया गया था सेक्शन आईपीसी का, यानी कि गैर इरादतन हत्या। इसके बाद 2006 इस 99 के 7 साल के बाद मुंबई में एक एक्सीडेंट हुआ था और ये केस एलिस्टर परेरा के नाम पे फेमस है। एलिस्टर परेरा नाम का एक शख्स अपनी गाड़ी से 7 लोगों को कुचलकर मार डालता है। 7 जाने जाती हैं उसकी कार के नीचे। उसका तो वो भागता है, फिर पुलिस उसे पकड़ती है, कोर्ट में मामला जाता है, 304 फिर पुलिस इस पे लगाती है, गैर इरादतन हत्या आईपीसी सेक्शन 304। देश की सबसे बड़ी अदालत तक मुकदमा जाता है, सजा मिलती है सिर्फ 3 साल। संजीव नंदा जिसने 6 लोगों को कुचला, 2 साल। एलिस्टर परेरा जिसकी कार के नीचे 7 लोग मरे, 3 साल। और एक सलमान खान का केस आपको याद होगा ही 2002 का, जिन्होंने एक बेकरी के बाहर सो रहे लोगों पर गाड़ी चलाई, 4 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, 1 की मौत हो गई। लास्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ फैसला होना बाकी है। और पिछले इतिहास को देखते चलें तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाने की बजाय कम ही की है। तो सलमान खान पर भी बाकी धाराओं के साथ साथ आईपीसी सेक्शन 304 लगा था, गैर इरादतन हत्या। ऐसे न जाने हज़ारों केस हैं जिनकी मिसालें मैं दे सकता हूँ। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आज दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो अंजलि केस है ये फ़िलहाल 302 यानी कि हत्या के लिए फिट नहीं है, बल्कि ये केस फिट है 304 के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को दिलाएं। तो उसी पे ख्याल आया कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने तो इतिहास ये है, पुरानी कहानियाँ तो ये हैं, पुराने इंसिडेंट तो ये हैं, जिसमें इतने इतने लोगों की जानें गई और सज़ा क्या मिली, 3 से 5 साल के दरमियान। कहने को कागज़ पर आईपीसी 304 के तहत
उम्र कैद से लेकर 10 साल की सज़ा है। लेकिन हकीकत की ज़मीन पर इस देश में शायद ही किसी को 10 साल की सज़ा 304 के लिए मिली है। 3 से 5 साल, कुछ को तो 6 महीने, कुछ को साल भर, यूं ही निकल गए। तो उसको देखते हुए अंजलि के जो 5 आरोपी, माफ़ कीजिएगा मैं भी 5 बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस चूँकि 4 दिन से 5 ही कह रही थी, 7 आरोपी, यानी कि अंजलि के 7 कातिल, उनके ऊपर 304 लगा है और यकीन मानिए इन्हें बहुत कड़ी सज़ा नहीं होगी। अब मैंने कहा 5 और 7, तो यहीं से आप अंजलि केस की कैसे, एक तरह से इस केस का ही दिल्ली पुलिस ने मर्डर किया है, उसको ऐसे समझिए। 1 जनवरी को जब यह हादसा हुआ, उसके बाद अगले करीब 32-33 घंटे तक दिल्ली पुलिस ये कहती रही कि स्कूटी पे एक ही थी, वो थी अंजलि। 35 घंटे बाद वो बताती है कि नहीं, स्कूटी पे दूसरी भी थी, उसका नाम है निधि। चलो, एक गलती हो गई, अब दूसरी। 4 दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि कार में सवार सिर्फ 5 लोग अंजलि के मौत के गुनहगार नहीं हैं, बल्कि 7 लोग हैं। 2 और लोग नए नए जन्मे इस केस में आरोपी बने। तब उन दोनों को ढूंढा जा रहा है। हो सकता है देर सवेर पुलिस पकड़ भी ले, लेकिन एक पुलिस जो इतने हाई प्रोफाइल केस, जिसका मीडिया में इतना लगातार चर्चा हो रहा है, लोग गुस्से में हैं, 4 दिन के बाद वो पुलिस ये पता करती है कि भैया गिनती 5 की नहीं 4 की है, बल्कि 7 की है। तो पहले 35 घंटे में स्कूटी 1 से 2 हो गए, उसके बाद 4 दिन के बाद अब अक्यूज जो है आरोपी, वो 5 से 7 हो गए। यहीं पे हम नहीं है, अभी रुकिए ज़रा। अब इसके बाद पता चला कि पुलिस, जो दिल्ली पुलिस अब तक 4 दिन से ही कह रही थी कि उस रात कार जो है जिससे एक्सीडेंट हुआ, दीपक नाम का एक शख्स कार चला रहा था। बाकायदा पुलिस ने कहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने अपनी इस गलती को भी सुधारा और कहा नहीं, वो दीपक नहीं चला रहा था, बल्कि अमित नाम का एक दूसरा लड़का चला रहा था। तो स्कूटी पे सवारी बदल गई, अंजलि के कातिल की तादाद बदल गई और अब ड्राइवर भी बदल गया। अब दीपक नहीं, बल्कि एक अमित नाम का चला रहा था लड़का। 5 दिन की तफ्तीश के बाद अगर दिल्ली पुलिस खुद इस तरह से कंफ्यूज रहे और अपने ही डेटा और कैरेक्टर और इन सारी चीज़ों को बदलती रहे, तो फिर पुलिस की इस पूरे कार्यप्रणाली पर ही शक होता है। अब पुलिस ने ये जो 2 अक्यूज के बारे में बताया, उसकी कहानी ये बताई कि जब तफ्तीश हुई, इन लोगों से पूछा तो पहले उन्होंने गलत बयानी दी। पुलिस को पता होना चाहिए कि कोई भी जब जिसको वो पकड़ते हैं सच नहीं बोलता है, अलग अलग बयान देता है, तो खुद पुलिस को भी अपने बयान संभल कर देने चाहिए। पर जो उधर से आरोपी जो पकड़े गए हैं वो कह रहा है, वो पुलिस इधर लीक कर रही है। अब पता चला कि उन्होंने झूठ बोला। पता ये चला कि ये गाड़ी एक आशुतोष नाम के शख्स की थी। 5 ने उस रात एक्सीडेंट किया, 5 उसके बाद गाड़ी ले जाकर आशुतोष को देते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो अब ये 2 लोग कौन आ रहा है? तो ये हुआ कि जिस उस रात जो कार चला रहा था दिल्ली पुलिस के हिसाब से, वो दीपक नहीं अमित था। लेकिन अमित को अब ड्राइवर दिखाना नहीं था, बचाना था। वजह, क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहा, ऊपर से एक्सीडेंट हो गया, तो फिर पता नहीं और कितनी धाराएं, सेक्शन उसके ऊपर ठोक दी जाएंगी, तो वो लंबा फंसेगा। तो आपस में लोगों ने तय किया कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपने आप को दिखाए कि वो बैठा हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट तो हुआ, गाड़ी में सब है, तो जुर्म के सब बराबर के शरीक हैं, साजिश में सभी शामिल हैं। तो फिर एक काम करो, सज़ा तो सबको मिलनी है, लेकिन ड्राइवर को थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन अगर इसको ये पता चल गया कि लाइसेंस भी नहीं है, तो इसको शायद ज़्यादा मिलेगी। तो इन लोगों ने आपस में साजिश रची और ड्राइवर का नाम बदल दिया और 5 ने ये कहा कि गाड़ी दीपक चला रहा था, जबकि हकीकत में अमित चला रहा था। तो एक अक्यूज्ड अमित अपने यहाँ पैदा हुआ जो भागा हुआ है। अब दूसरा कौन है? 7वां, वो आशुतोष है, इस कार का मालिक, जिससे पुलिस ने पहले दूसरे दिन बातचीत भी की, पूछताछ भी की, छोड़ दिया। क्यों? उसने बयान दिया कि हाँ जी, वो मेरी गाड़ी थी, रात को ले गए, न्यू ईयर की पार्टी थी, पहले भी ले जा चुके, हमने दे दिया, मेरे जानने वाले हैं, मैंने कोई कानून तो नहीं तोड़ा। पुलिस ने कहा भाई तुमने नहीं तोड़ा, छोड़ दिया। अब पता चला 5 ने बयान दिया कि 5 उस रात हादसे के बाद जब घर पहुंचे तो आशुतोष को बताया, उसने गाड़ी की हालत भी देखी और कहा कि हमारी गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, उसकी लाश फंस गई थी। आशुतोष ने गाड़ी के पास खून के निशान भी देखे। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और तब उसने पुलिस को झूठ बताया और पुलिस ने उसके झूठ को सच माना और उसको छोड़ दिया और पुलिस चली गई।
अब बाद में पता चला कि आशुतोष तो सब कुछ पता था। कानून में ये है कि अगर कोई जुर्म के बारे में आपको सब कुछ पता है और आपने उसको पुलिस से छुपाया तो आप भी उस जुर्म के भागीदार हैं। तो यहाँ इस कॉन्स्पिरेसी का और इस सारी चीज़ों का 120B जो सेक्शन है उसके तहत आशुतोष भी एक मुजरिम बन गया। अब ये बात पुलिस को बाद में पता चली। अब जब पुलिस को पता चली, यहाँ पे भी फिर पुलिस थोड़ी सुस्त हुई, आशुतोष तेज, पता चलने से पहले ही आशुतोष भी निकल भागा। तो अब आशुतोष और अमित ये दोनों भागे में हैं। इन दोनों को सारे सेक्शन के साथ लपेटा गया जो बाकी 5 पर है, और इस तरीके से अब अंजलि के कातिल 5 नहीं 7, 2 फरार है। अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो आज दिल्ली पुलिस ने की, जो खास बातें हैं वो आप तक रखना चाहता हूँ। पहली, बार बार पुलिस से पूछा, कल भी मैंने कहा था और आपको पता है हमने वारदात में भी और बाकी जितने कानून के एक्सपर्ट उनसे ही बात कर रहे हैं कि अंजलि की मौत गैर इरादतन हत्या है, हादसा है या फिर कत्ल है। जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये एक मर्डर है, और ख़ासतौर पर निधि के सामने आने के बाद और ख़ुद पुलिस के बयान के बाद पुलिस लेकिन इसको 304 यानी गैर इरादतन के तौर पर ही मामले को दर्ज किया हुआ। और उसने जब की भी है और उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जब मर्डर होता है तो उसमें इंटेंशन और मोटिव होना चाहिए, यानी मकसद और इरादा, और यहाँ पे मकसद और इरादा दिख नहीं रहा है। लेकिन वही पुलिस ये कहती है कि जब अंजलि कार के नीचे आई तो कार में सवार लोगों को पता था, और इसके बाद फिर भी उन्होंने कार को भगाई, दौड़ाई, और ये जानते हुए भी कि ऐसा करने से अंजलि की मौत हो सकती है। तो मतलब उन्हें सब पता है, जानते हैं कि उनके इस एक्ट से अंजलि की मौत जा सकती है, फिर भी वो रुके नहीं और मार डाला। तो यह इंटेंशन क्लियर हो गया। इंटेंशन इस तरह क्लियर हो गया कि ये गाड़ी इस तरह से उसको साथ में लेकर घसीटते हुए ले जाएंगे तो मारी जाएगी। तो मारी जाएगी मतलब वो जानते हैं कि मारी जाएगी, उसके बावजूद वो गाड़ी घसीट रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये इंटेंशन एक मर्डर का बन गया। अब आप कह सकते हैं कि मोटिव क्या था, मकसद क्या था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ ये भी कहा कि चाहे वो अंजलि हो या फिर निधि हो और वो सातों हो, उन सब के कॉल डिटेल के रिकॉर्ड जो निकाले गए तो उन कॉल डिटेल की और बाकी पूछताछ तफ्तीश से ये प्रूफ नहीं हो पाया कि कार में सवार लोगों को अंजलि पहले से जानती थी या निधि उन लोगों को पहले से जानती थी। ये सब एक दूसरे से अनजान थे। तब यहाँ पे है कि फिर मोटिव क्या हो सकता है। पुलिस कह रही है मोटिव, मकसद इस्टेब्लिश मर्डर में करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे सवाल है जो कानून के जानकार रख रहे हैं वो ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अब वो लड़की गिड़गिड़ा रही है, छटपटा रही है, पहिए के नीचे फंसी हुई है, और वो जानते हैं फिर भी वो भगा रहे हैं। तो यहाँ तो एक तो उनका इंटेंशन क्लियर है कि अब ये मर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोटिव ये है यहाँ पर कि जब गाड़ी टकराई, एक्सीडेंट हुआ, उन्हें लगा कि उनसे गलती हो गई है और अगर अब ये ज़िंदा बच गई तो उनके खिलाफ गवाही देगी तो हम फंस जाएंगे। तो मकसद ये हो गया कि खुद को बचाना और उस सबूत को मिटाना। तो कायदे से देखा जाए पुलिस के पास मोटिव भी है और इंटेंशन भी है, लेकिन शायद नीयत नहीं है 302 के तहत इस मामले को दर्ज करने के लिए। यहाँ एक ये भी हो सकता था कि दिल्ली पुलिस की जो भतपिटी है, जो फजीहत हुई है इस सारे इंसिडेंट के बाद से, और अपने आप ही कर रही है, जैसे आज ही, इसमें किसी और का या मीडिया का किसी का रोल नहीं है कि आप 4 दिन के बाद अगर आप आकर ये कहो कि यार 5 नहीं थे 7 लोग हैं, तो हंसेगा। ये बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, छुपम छुपाई नहीं चल रही है कि 2 इधर ढूंढे 2 उधर छुपे। एक सीरियस केस है और 4-4 दिन के बाद आप चीज़ें बदल रही हैं। स्कूटी की सवारी बदलती है, 1 से 2 करते हैं, फिर आप 5 से 7 करते हैं, फिर ड्राइवर चेंज हो रहा है। तो या तो आप जल्दबाजी में चीज़ें बता रहे हैं, पहले उसको आप क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, तब आप मीडिया को बताइए। आप हड़बड़ाहट में कर रहे हैं, या तो केस सॉल्व करने की जल्दबाजी दिखा रहे हैं, या जो पहले गलती हुई उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब पुलिस ये चाहती तो थोड़ी सी अपनी इमेज को बेहतर कर सकती थी। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें सेक्शन बदले हो सकते, इसमें आगे बदल जाए। लेकिन पुलिस को अपनी तरफ से जब ये मान रही है और उसके पास विटनेस है, प्राइम विटनेस जो निधि, और वो कह रही है कि उन्होंने जानबूझ कर मारा, सब कुछ देख कर मारा, तो उस निधि के उस बयान को हथियार बनाकर 304 की जगह 302 का सेक्शन FIR में ऐड कर अंजलि की मौत को गैर इरादतन हत्या से गैर हटाकर इरादतन हत्या यानी सीधे सीधे 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बेशक मामला दिल्ली पुलिस तो सिर्फ
इन्वेस्टिगेशन करके अपनी वो दे सकती है। फैसला तो अदालत को करना है। अब 302 या 304 अदालत अगर लगे कि नहीं पुलिस ने बेवकूफ़ी की, 302 नहीं 304 है, तो ठीक है, दिल्ली पुलिस की अपनी साख तो बचेगी कि भाई हमने तो किया, हमें लगा कि 302 का केस है और वाकई है, लेकिन अब अदालत का फैसला तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मौका भी पुलिस ने गंवा दिया। हो सकता है आने वाले दिनों में कई चीज़ें इस केस में जिस तेज़ी से पलट रही हैं, तो ये भी पलट सकती हैं, कोई हैरानी की बात नहीं है। तो ये भी हो सकता है। पुलिस इस बात पे भी हैरान है कि निधि अपनी दोस्त को मरता हुआ छोड़कर 2 दिनों तक छुपी क्यों रही। इसके पीछे क्या कोई और इंटेंशन है, और इसकी जांच कर रही है, यह खुद स्पेशल कमिश्नर ने कहा है। लेकिन कई लोगों ने सवाल उठाया कि निधि और अंजलि वाकई दोस्त थे कि नहीं थे। तो इस पर जब बात की गई तो स्पेशल कमिश्नर ने यह कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने CDR निकाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और ये 29 से 31 दिसंबर के रिकॉर्ड्स हैं। 29 से 31 दिसंबर के बीच में अंजलि और निधि के करीब 25-30 बार बातचीत हुई है। तो अगर 2 दिन के अंदर 25-30 बार बात हो तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के करीब हैं, जानते हैं एक दूसरे को। पर उन्होंने ये भी कहा क्या वो दोस्त हैं, कितने गहरे दोस्त हैं, ये हम अभी नहीं कह सकते। दूसरा, एक अच्छी चीज़ ज़रूर कही उन्होंने कि वो शराब पी थी, नहीं पी थी, क्या था, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस में जो हुआ उससे लेना देना नहीं। ये एक अच्छी बात, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात होनी चाहिए, तो उन्होंने ये स्पेशल कमिश्नर ने कही है। अब इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। निधि जो है उसका 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुका है। अब 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान इसलिए दर्ज किया गया है ताकि एक तो पुलिस के ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि अपने हिसाब से उन्होंने विटनेस से बयान दर्ज कराया, और 164 का जो बयान दर्ज होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने अकेले में होता है, उसमें पुलिस वाले भी कोई मौजूद नहीं होते, और वो पूरा बयान सील बंद लिफाफे में होता है। जब ये ट्रायल में मामला जाएगा तो जो भी ट्रायल के जज होंगे उनके सामने खुलेगा। तो दिल्ली पुलिस को भी नहीं मालूम कि निधि ने 164 के तहत अपने बयान में क्या कहा। क्या वो अपने इस बयान पे कायम है कि वो 5 लड़के जो थे उन्होंने जानबूझकर मारा है? क्या वो अपने जो उसने अंजलि के बारे में सारी बातें कही हैं वो भी उस बयान पे कायम है? ये फिलहाल किसी को पता नहीं। और 164 में दिए गए बयान को लीक करना भी एक तरह से जुर्म होता है, तो उसे लीक भी नहीं किया जा सकता। अगर सपोज़ मेरे पास वो निधि का 164 का बयान एक बंद लिफाफे में लीक हो जाए, मुझे दे दे एक कॉपी, तो मैं उसको दिखा नहीं सकता, आपको बता भी नहीं सकता। अगर ऐसा करता हूँ तो फिर मैं सीधे जेल जाऊँगा, क्योंकि वो है, उसके लिए कानून है। तो वो एक गोपनीय चीज़ होती है, और जब ट्रायल में ये मामला जाता है तब फिर उस बयान का इस्तेमाल केस के इस तरफ या उस तरफ करने के लिए किया जाता है। तो फिलहाल निधि का जो स्टेटमेंट है वो अभी पता नहीं है कि उसने क्या कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उस रात PCR की जो रिस्पॉन्स टाइम थी वो वाकई जैसी होनी चाहिए नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में एक इंटरनल इंक्वायरी दिल्ली पुलिस कर रही है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है, आदमी की गलती है, तो एक्शन लिया जाएगा, सिस्टम की गलती है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। पर कुल मिलाकर अब जिस तरीके से 4-5 दिन के बाद अंजलि केस की तफ्तीश दिल्ली पुलिस अब कर रही है, जैसे 18 लोगों की अलग अलग, बल्कि 18 अलग अलग टीमें इस केस पर काम कर रही हैं, चाहे वो फॉरेंसिक की टीम हो, सीन को रिक्रिएट करने की बात हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर इन्वेस्टिगेशन की बात हो, वो सारी चीज़ें अगर ये पहले दिन करती तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। आज पुलिस रिमांड भी ख़त्म हो गई 3 दिन की, 5 की, फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन 5 को 4 और दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। यानी अगले 4 दिनों तक दिल्ली पुलिस के ये 5 मेहमान होंगे, और इस केस से जुड़ी हुई जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब पाने के लिए ये 5 इस वक्त दिल्ली पुलिस के पास होंगे। तो इस दौरान पुलिस कस्टडी में पुलिस उनसे बाकी चीज़ें भी उगलवा सकती है। तो ये थी पूरी कहानी, और इस केस में जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रवीण शर्मा, ये मणिपुर से हैं, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रवीण जी। साथ ही राधा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राधा जी। और ये जोगेंद्र नेहरा जी की पत्नी है। साथ ही जया रंगारी जी, इनका भी आज जन्मदिन है,
हैप्पी बर्थडे जया जी। और ये 75वीं सालगिरह है इनकी, बर्थडे है, तो बहुत दिल से बधाई आपको। और हर्षल ने भेजा है, उनकी मम्मी है। कमलेश भूपारिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कमलेश। और ये कमल भाई की सिस्टर हैं। आयुष शुक्ला, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष। इसके अलावा मोहम्मद असलम, हैप्पी बर्थडे असलम आपको भी। और ये आफ्ताब के इसके बारे में अपडेट पूछ रहे थे, उसमें अभी कुछ हुआ नहीं, जैसे ही होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा भूरा राम खाटी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भूरा राम जी, ये जोधपुर से हैं। साथ ही जय सुख गारेड, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जयसुख साहब। और विजय सेवरा ने भेजा है। हुकुम चंद कृष्णा बेलदार नासिक से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हुकुम चंद जी। इसके अलावा आयुष का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष। और सुनीता, नैना, अमित और ज्योति ने भेजा है। इसके अलावा राफिया तहरीम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राफिया तहरीम। और ये अर्जुमंद आरा जरीन खान की बेटियां हैं। साथ ही नजरीन मलिक का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नजरीन, और बल्कि नाजरीन। और हना मलिक ने भेजा है। इसके अलावा नौशाद अली का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नौशाद। साथ ही भास्कर बिस्ट जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भास्कर साहब। और शिवम कुमार ढिलोर ने भेजा है। इसके अलावा नमन सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नमन। और ये रोहित कुमार सिंह जी के बेटे। साथ ही बॉबी बजाज जी ने एक मेल किया, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। और जिस कहानी की फरमाइश की है वो जल्दी पूरी करने की कोशिश करूंगा। आशीष मोहन, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी आशीष साहब। मुश्ताक मुल्ला, ये वेस्ट बंगाल से हैं। और साथ ही अंकित मनूर, ये अंकित मनूरकर, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।